68। अच्छा मोहतरम, कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे एओपी की, उसको थोड़ी देर के लिए पॉज पे लगाएं और आप डिस्कशन करते हैं। पहले चैप्टर 8 में वो जो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा रहता है, रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वाला। पेज निकाल लें जी 130, 129, 129। अच्छा जी, पॉज करना। अच्छा जी, ये 4 फंड हैं जिनके नाम याद कर लें: प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, सुपरएनुएशन फंड और ग्रेच्युटी फंड। इसमें से 3 नाम तो हमने पढ़े हुए हैं, प्रोविडेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी। और सुपरएनुएशन फंड जो है वो आपके लिए एक नया नाम है। अच्छा जी, अब कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि अगर कभी एम्प्लॉयर के चैप्टर में, यानी कि सैलरी के चैप्टर में, हमने पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कि सैलरी के चैप्टर के अंदर जो है वो कभी एम्प्लॉयर फंड को अप्रूव कराता था, कभी अप्रूव नहीं कराता था। उस बुनियाद पे एम्प्लॉय को जो पैसे मिलते थे वो कभी टैक्सेबल हो जाते थे और कभी माफ़ हो जाते थे। लेकिन आज हमारी ये डिस्कशन एम्प्लॉय के एंगल से नहीं है, आज हमारी ये डिस्कशन एम्प्लॉयर के एंगल से है। एम्प्लॉयर अगर प्रोविडेंट फंड को रिकग्नाइज करवाए या ना करवाए, उस बुनियाद पर हम डिसीजन लेंगे कि एम्प्लॉयर के एतबार से क्या ये डिडक्शन अलाउड है या नॉट अलाउड है। उसमें पहली बात तो वो ये करता है, सुपरएनुएशन फंड क्या होता है इस बात को आप इग्नोर कर दें, ये कोई आपको जानना ज़रूरी नहीं, इन्हीं तरह का कुछ होता है। अच्छा, पहली बात तो ये कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, वो आपसे जो है वो मेरे भाई डिस्कस हो चुका हुआ है पहले कई दफ़ा, कि घर वाले जैसे घर में पेटी रख के लेके रख देते हैं कि ये पेटी जो है इसमें जहेज़ के बर्तन डाले जाएंगे, इस पेटी में जहेज़ के कपड़े डाले जाएंगे, इस पेटी के अंदर जहेज़ का जेवर डाला जाएगा। छोटी वाली पेटी होती है वो पेटी। अच्छा, तो ये चीज़ें कंट्रीब्यूट की जा रही होती हैं ताकि शादी के वक्त दे दी जा सकें। सिमिलरली जब एम्प्लॉय आता है एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए पैसे अलग करके रखना शुरू कर देता है ताकि जब एंड पे वो रिटायर हो तो एम्प्लॉयर उसको वो पैसे दे दे। ये कंट्रीब्यूशन खर्चे के तौर पे माइनस करने की बिजनेस में इजाजत है या नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय के लिए तो ये इनकम होंगी जब मिलेंगी, एम्प्लॉयर के लिए ये चीजें खर्चा होंगी। उसमें लॉ मेकर कहते हैं कि अगर ये फंड वगैरह कमिश्नर ने अप्रूव नहीं कराए हुए, तो ऊपर से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल, अगर ये चारों फंड कमिश्नर ने अप्रूव नहीं कराए, कमिश्नर से एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं कराए, तो एम्प्लॉयर को सजा क्या मिलेगी कि ये खर्चे माइनस करने की इजाजत। इससे एक रूल क्या निकला, इफ दीज 4 फंड्स आर, बोलें, आर रिकग्नाइज्ड या अप्रूव्ड, देन कौन सा वाला होगा, ही वाला, देन डिडक्शन विल बी अलाउड, देन डिडक्शन विल बी अलाउड। इससे ये इंप्लाइड निकलेगा ना, तो इंप्लाइड मतलब नहीं निकलेगा। अगर अनरिकग्नाइज वाला नॉट अलाउड है बोले ना, तो रिकग्नाइज वाला अलाउड है। मैं बोलता हूं जरा आप भी साथ बोलिएगा, अगर अनरिकग्नाइज वाला तो फिर रिकग्नाइज वाला अलाउड है। नोट कर लें, लेकिन लिखना जरूरी है इसको। तो खोलो ना हाथ, लिखना शुरू करो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहां लिखा है, साथ साथ लिख रहे थे।
आई मिसअंडरस्टूड। वो ज़रा हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा कर दें जिन्होंने इनसे भी आगे निकलना है टर्म टेस्ट में। अच्छा जी, ऑनलाइन वाले तो कोशिश करें जैसे ही अपलोड हो दे दें। आप हजरात में से कुछ आए थे कि हमें संडे चाहिए रिवीजन के लिए, तो इनके पास अब दो ऑप्शन है, कल भी दे सकते हैं टर्म टेस्ट और ये सिर्फ टेक्स्ट के पेपर के लिए ऑप्शन है, या फिर मंडे को भी दे सकते हैं कि ट्यूसडे को आपके FAR 1 के पता नहीं वेडनेसडे को FAR 1 के, तो इस वजह से फिर अगर आपकी मर्ज़ी है कल देना चाहें कल दे दें। अब कल वाले ज़रा हाथ खड़ा कर दें जो कल देंगे, और जो मंडे को देंगे वो हाथ खड़ा कर दें, जो नहीं देंगे वो भी आज हाथ खड़ा कर दे। देखी जाएगी हाथ खड़ा करने में क्या मसला है, मैंने कौन सा कुछ जूते मार देने, थप्पड़ी मारूंगा ना। ओके आगे चलें जी। पॉइंट ई ए, ये पॉइंट जो ई है ना, ये लॉ में नया है। इसने इस पॉइंट की वैलिडिटी चैलेंज कर दी है और ई ने ए को उड़ा के रख दिया। ए कहते हैं कि अगर आप ई पढ़ के हमने क्या नतीजा निकाला था कि नॉट रिकॉग्नाइज वाला नॉट अलाउड, रिकॉग्नाइज वाला अलाउड। ए इस दफा लॉ में आया, उसने कहा सॉरी, अगर आप अप्रूव करा लो ग्रेचुटी, अगर आप अप्रूव करा लो पेंशन फंड, अगर आप अप्रूव करा लो सुपरनेशन फंड, करा भी लो अप्रूव, पीछे से मिला के पढ़ें, फॉलोइंग डिडक्शंस विल एन अमाउंट एक्सीडिंग 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, जो 50% से ऊपर की कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा वो माइनस करने की इजाजत। नाउ देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन पॉइंट ई एंड ई ए। ई सेइंग अगर अप्रूव्ड है तो अलाउड है, ई ए सेइंग के 50% तक अलाउड है अप्रूव्ड वाला और 50% तक, पॉइंट ई कह रहा है 100% अलाउड है और ई ए कह रहा है 50% अलाउड है। ये मेरी वाली ब्लैक लाइन पढ़े, पॉइंट ई कह रहा है 100% अलाउड है और ई ए क्या कह रहा है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन, छोटी से पॉइंट में एक चीज तो रिमूव कर दें क्योंकि एक पॉइंट इसमें नहीं है, प्रोविडेंट फंड, तो प्रोविडेंट फंड पे तो शायद ऊपर वाला ही लग जाए, लेकिन बाकी तीन फंड्स के बारे में एक रूल डिफरेंस बना दिया इसने। अब अगर हम इसको अपनी सिंपलिसिटी के लिए आसान करें तो बात कुछ ऐसे बनेगी। फंड कितने किस्म के हो सकते हैं? दो किस्म के, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड। इसमें अगर प्रोविडेंट फंड है तो वो फुली अलाउड है। प्रोविडेंट फंड बोलें क्या है? फुली अलाउड। कौन सा? प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड के पैसे अलग करके रखे हुए हैं। और 50% अलाउड एंड 50% नॉट अलाउड। कौन कौन सा? पेंशन, ग्रेचुटी और सुपर एनुएशन कोई चीज है, सुपर एनुएशन फंड। ठीक है जी, तो अब समरी ये बने, प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज करा लें आप हुकूमत से तो हुकूमत खुश होगी, एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड की पेटी में जो भी पैसे एम्प्लॉयर डाल रहे हैं माइनस करने की इजाजत है। लेकिन बाकी तीन फंड्स फुली माइनस करने की इजाजत है या आधे माइनस करने की इजाजत है। अनरिकॉग्नाइज के बारे में भी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं लिखवाता हूं, नोट कर लें।
भाई जरा F2 की क्लास में आपने खड़े हो जाना पूरी, जो आपने कल मीटिंग में ली। जी माशाल्लाह, इतनी भी लेट आ सकता है कोई। चलें जी आगे। जी पॉइंट F पढ़ते हैं। ओके अब जी मोहतरम सवाल ये है कि अंग्रेज़ी को आप मैच कर लें डायग्राम के साथ भी। पिछले साल तक पॉइंट ई था, ई ए नहीं था, तो पिछले साल तक लोग कहते थे कि रिकग्नाइज्ड अलाउड है। रिकग्नाइज क्या है? अलाउड है। तो हमने पहला पॉइंट पढ़ के समझा कि रिकग्नाइज्ड अलाउड है, ऑल ऑफ दीज थ्रीज आर अलाउड। लेकिन ई ए ने कहा नहीं यार, इनमें से तीन को मैं आधा अलाउ करूंगा, आधा अलाउ। इसका मतलब है पीछे बच कौन सा गया? प्रोविडेंट फंड। तो सिर्फ ई और ई ए के अंदर ये बात है। अच्छा अब पॉइंट एफ में एक लफ्ज लिखा हुआ है एनी। अब एनी से मुराद इधर लोगों की अनरिकग्नाइज्ड है। इसमें भी वैसे इख्तलाफ है काफ़ी लोगों में, लेकिन एनी के लफ्ज से मुराद यहाँ लोग लेते हैं अनरिकग्नाइज्ड, कि पॉइंट एफ अनरिकग्नाइज के लिए बना है, क्योंकि शायद रिकग्नाइज की बात ना ई ए में स्पेसिफिकली हो गई है। तो इस एनी से मुराद अब लोग लेते हैं अनरिकग्नाइज्ड। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसमें भी रिलैक्सेशन है। थोड़ी देर पहले आप कहेंगे आपने तो ये पढ़ाया है कि अनरिकग्नाइज नॉट अलाउड है। हाँ मैं अपनी बात पे कायम हूं, अनरिकग्नाइज नॉट अलाउड है, लेकिन एक सूरत में अलाउड है। पॉइंट एफ ने उसमें भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी है, वो सुन लें क्या? ऑल ऑफ द फोर फंड्स if unrecognized are allowed if employer has made arrangements, if employer has made arrangements for tax deduction। अगर एम्प्लॉयर टैक्स काटने का वादा कर ले एफबीआर से कि जिस वक्त मैं ये पेमेंट्स करूंगा एम्प्लॉय को टैक्स काटूंगा, तो अगर आप टैक्स काटने का वादा कर लें तो जैसे हमने पढ़ा था सैलरी पर टैक्स काटें तो अलाउड हो जाती है, तो फिर ये वाले भी क्या हो जाएंगे? अलाउड हो जाएंगे। क्लियर? नोट कर लें, पॉज करें। ओके कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू बोलें अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अदर फंड, और अदर फंड, प्रोविडेंट और अदर में तो सारे आ गए ना। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अदर फंड एस्टेब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ, जाहिर बात है फंड एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एस्टेब्लिश होते हैं और किस लिए एस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन कब नॉट अलाउड है और कब अलाउड है? इफ द एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड अरेंजमेंट्स, इफ द एम्प्लॉयर हैज not made arrangements for tax deduction, लिखें for tax deduction। if employer has not made arrangements for tax deduction, अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्शन के लिए अरेंजमेंट नहीं किए हुए, तो अगर अरेंजमेंट नहीं किए हुए तो, लेकिन अगर अरेंजमेंट कर ले तो अलाउड। ओके इस इंग्लिश को पढ़ लें जरा। कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड फंड्स, इस तरह घर में पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकग्नाइज्ड फंड्स इफ द एम्प्लॉयर हैज मेड, नहीं, इफ द एम्प्लॉयर हैज नॉट मेड अरेंजमेंट फॉर टैक्स डिडक्शन। टैक्स डिडक्ट कब होता है?
जिस वक्त उसको पेमेंट दी जाती है रिटायरमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे जब उसको पेमेंट दी जाती है उस वक्त अगर टैक्स डिडक्ट आप करने का वादा कर लें तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स ना काटे सैलरी से तो फिर क्या हो जाएगा, नॉट अलाउड। हाँ, अनरिकग्नाइज में 100% है, असल में अनरिकग्नाइज में कोई 50% वाला सिनेरियो नहीं है। तो इस वक्त लोग ये भी कह रहे हैं कि अनरिकग्नाइज रखना करंट लॉ में शायद ज़्यादा बेहतर है, लॉ ने ये ई डाल के कुछ गलती कर दी है। बहरहाल इस पॉइंट पे भी बड़ी बहस चल रही है, इसलिए इस पॉइंट को बस हमने समराइज़ कर लिया। तो थोड़ा सा आपको ना हल्का सा ज़रा टफ टाइम मिलेगा घर में जब आप इस डायग्राम को और अंग्रेजी को कंपेयर करेंगे। डायग्राम समझना तो आसान है, डेट इज़ नॉट एन इशू। डायग्राम और अंग्रेजी को कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा। तो डायग्राम और अंग्रेजी को थोड़ा मैच कर लेते हैं। पॉइंट ई क्या कहते हैं कि रिकग्नाइज वाले चारों माइनस करने की, लेकिन ई ये कहते हैं कि 3 रिकग्नाइज वाले भी 50% माइनस करो, तो बाकी रिकग्नाइज वाले 100% माइनस कर लो। इसका मतलब है फिर 3 को आप 50% माइनस कर दें, बाकियों को 100% माइनस कर दें। अगला पॉइंट ये कहता है कि एनी से मुराद है अनरिकग्नाइज्ड। अनरिकग्नाइज्ड पूरे के पूरे माइनस करने की इजाजत है, एक शर्त पूरी कर दो कि जिस वक्त हम उनको पेमेंट करेंगे टैक्स काट लेंगे। अगर टैक्स काटने के अरेंजमेंट हो गए तो 100% अनरिकग्नाइज माइनस करने की इजाजत है। अच्छा जी, एक सवाल जो कल के डिस्कशन में आया था चैप्टर 18 में, उसको अभी मैंने डिस्कस नहीं करना था, इसको छोड़ देना चाहिए आपको भी। इसमें ना एक लॉस आ रहा था, कमीशन टाइप भी एक एडजस्टमेंट थी, वो फिर कभी क्लास में कर लेंगे, उससे बेहतर एडजस्टमेंट्स कर लेंगे क्लास में। कल जो जूम मीटिंग हुई है ऑनलाइन वाले हजरात ये वो अटेंड कर लें, इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा पार्ट अपलोड किया हुआ है, पहले वो अटेंड कर लें। बेशक इस लेक्चर को पॉज कर अटेंड कर लें, बाद में कर लें, कोई मसला नहीं। इसमें ना एक लॉस आ रहा था, लॉसेस की ट्रीटमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं हुई, लॉसेस की ट्रीटमेंट हमने पढ़ी नहीं हुई, इसलिए बिला वजह इस लॉस को देख के परेशान होना और सोचना कि इस लॉस का क्या करना है क्या नहीं करना, इस सवाल में तो ऐसा हुआ है तो हमने पेपर में क्या करना है। अब लॉसेस का चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं तो फिर मैं आपको बताऊं क्या कि इसको क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे आप देखें लॉसेस के चैप्टर के अंदर जब हम जाएंगे तो उस वक़्त आपको बताया जाएगा कि फ़ॉरेन इनकम में से पाकिस्तान के लॉसेस माइनस नहीं हो सकते। फिर लॉसेस के चैप्टर में बताया जाएगा पाकिस्तान की सैलरी से पाकिस्तान का बिज़नेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता, सिर्फ पाकिस्तान में अदर सोर्स कमाने से पाकिस्तान का बिज़नेस का लॉस माइनस हो सकता है। अब ये समझाते समझाते बातें जो मैंने 2-3 कर दी हैं, चारों मैंने नहीं पढ़ाई हुई, समझाते समझाते बातें 2 दिन लग जाते हैं कि इससे ये माइनस करना है, इससे ये नहीं करना, इससे ये करना है, इससे ये नहीं करना। तो इसलिए इस मादरत ये सवाल आपको होमवर्क में दे दिया था, तो इसलिए इस एडजस्टमेंट को आप इग्नोर कर दें। ओके जी, कम बैक जहाँ पे हमारी डिस्कशन थी कल छोड़ी। चैप्टर 12 का हम सवाल ना दोबारा करते हैं ज़रा। कल मिस्टर ए वाला किया था, आज बी वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, कल ए की बात की थी, आज बी की बात करते हैं, ज़रा चीज़ें भी रिवाइज हो जाएंगी। पेज नंबर 269। अच्छा मोहतरम, ये जो सवाल हुआ करेगा ना एओपी का, इसमें नॉर्मली आपको पेपर में 3 सवाल मांग सकते हैं। एओपी यानी पार्टनरशिप फर्म का भी वो अलग सवाल होगा, पार्टनर ए का अलग सवाल होगा, पार्टनर बी का अलग सवाल होगा। लेकिन अगर फर्म में पार्टनर 3 है तो फिर आपसे 4 सवाल भी मांग सकता है। एओपी का अलग सवाल, पार्टनर ए के अपना कोई ज़ाती डेटा होगा, पार्टनर बी का अपना कोई ज़ाती डेटा होगा, पार्टनर सी का अपना कोई ज़ाती डेटा होगा, फिर 4 सवाल भी करने पड़ सकते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल में कई न्यूमेरिकल छुपे होंगे। इस सवाल में अगर पहला लाइन पढ़ें, ए एंड बी प्रॉफिट कमा रहे हैं 2:3 इन अ शॉप रन बाय देम। एओपी की टैक्सेबल इनकम है 8 लाख। तो मैंने आपके आने से पहले नोट किया हुआ इधर, एओपी की टैक्सेबल इनकम है 8 लाख और कल इसमें हमने टैक्स निकाला था 10,000 रुपये। एओपी में हमेशा टेबल 1 लगना था, इसलिए हमने जाके 5% निकाला था 2 लाख का। टेबल 1 की रोशनी में हमने एओपी का टैक्स निकाल दिया था। इसके बाद एक हमने वर्किंग की थी, हमने वर्किंग ये की थी कि हमने कहा था एओपी ने कमाया 8 लाख,
उस 8 लाख में से 3,20,000 मिस्टर ए को दे दिया था और 4,80,000 मिस्टर बी को दे दिया था। अब आज मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मिस्टर बी से हमने पूछा कि तुमने क्या कुछ कमाया है अदर देन ए एंड बी की पापड़ वाली दुकान से? तो मिस्टर बी ने कहा हाँ मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाई है 3,10,000 की और मैंने ज़कात दी है 22,000 की। अब असूली तौर पे अगर अकेले बी को देखा जाए तो इस पे टैक्स नहीं बनता क्योंकि इसकी साल की इनकम 6 लाख से कम है, लेकिन एक ऐसी साइंस कल हमने की थी जिसकी वजह से इस पे भी टैक्स बन जाएगा। अभी देखिएगा, तो 3,10,000 इसकी इनकम है। इसके डेटे को फिलहाल सामने रख के इसका सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए का कल कर लिया था, बी का आज करते हैं। मिस्टर बी, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोले जी इसकी 3,10,000। मोहतरम यही इसकी टोटल इनकम है, यही इसकी टोटल इनकम है 3,10,000। इस टोटल इनकम में से आप माइनस करेंगे ज़कात। जी 22,000। ये देखो भाई, इधर हाथ से मिटाने से कुछ नहीं होता साइम भाई, ये मैं उनको बताना चाह रहा था जी। इधर ज़कात कितनी होगी? 22,000। आप बताएं मोहतरम कि इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 2,88,000, 2,88,000। अब दिस इज लेस देन 6 लाख और हमारी आदत ये होती है कि टैक्सेबल इनकम को डबल अंडरलाइन करके चैप्टर 4 में जाके टैक्स निकालें। लेकिन जब कोई पार्टनर किसी फर्म के अंदर पार्टनर हो और जाती इनकम भी कमा रहा हो तो आप टैक्सेबल इनकम 2 दफा निकाला करेंगे। अब आप इसके मुंह पे टेप लगा देंगे। टेप लगा के आप ये देखेंगे कि इसने एओपी से कितना कमाया। एओपी से कितना कमाया? इसको अब आपने ऐड करना है, शेयर फ्रॉम एओपी, दैट इज 4,80,000। नेक्स्ट, ये वाहिद ऐसा सवाल हुआ करेगा एओपी के पार्टनर का। एओपी के सवाल में मुझे नहीं करना, एओपी के पार्टनर का सवाल। ये वाहिद ऐसा सवाल हुआ करेगा जिसमें टैक्सेबल इनकम 2 बार निकलेगी जी। 768,000। अब ये ज्यादा वाली इनकम है और ये कम वाली इनकम है, ये ज्यादा वाली इनकम है और ये कम वाली इनकम है, यानी टैक्सेबल इनकम हमने कितनी दफा निकाली? 2 दफा। अब डबल अंडरलाइन लगाने का मतलब ये कि चैप्टर 4 पे जाने का टाइम आ गया। अब इसका टैक्स निकालें, लेकिन इसके साथ आपने एक्चुअल टैक्स नहीं लिखना, यानी वो टैक्स नहीं है जो गवर्नमेंट को जमा कराना है, वो मैं अलग से निकालूंगा। इसका एक्चुअल टैक्स निकालेंगे। 768 पे 75% लगाएं, 768 पे 75% लगाएं और 75% लगा के सैलरी से कंपेयर करें तो सैलरी कम, बिल्कुल। इसके लिए जरूर चेक करना है कि टेबल 1 है या 2 है, क्योंकि ये तो मिस्टर ए है, इसके लिए मिस्टर बी है, इसके लिए चेक नहीं करना कि टेबल 1 या 2। एओपी हमेशा टेबल 1 के मुताबिक टैक्स देगी, उसके पार्टनर 1 या 2 के मुताबिक टैक्स देंगे। अच्छा जी, 768,000 को अगर आप जाके टेबल 1 लगाएं तो जवाब बताएं। 5% ऑफ 168,000, 8400। ये ज्यादा वाली इनकम पे टैक्स निकाला है या कम वाली इनकम पे? ज्यादा वाली इनकम पे। तो ये आ गया ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स। अब हमने वो टैक्स मालूम करना है जो इसने गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसके लिए हम एक लफ्ज लिखा करेंगे एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स, टेप हटा दे मुंह से। 8400 अगर तुम्हारा टैक्स बन रहा है 768,000 पे, तो मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो कि किस इनकम पे टैक्स दूं? कहते हैं मैं तो चाहता हूं कि कम वाली इनकम पे टैक्स दूं। कितना?
288,000, 3150। अब हम इस सवाल में टैक्स क्रेडिट भी डालने लगे हैं ताकि चैरिटी का टैक्सेस को माफ करें, लेकिन पहले यहां तक नोट कर लें, ये कल वाला काम है सारा। ओके, तो ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स, कम वाली इनकम पर कम वाला टैक्स। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ए ओवर बी इंटू सी। ये भी हम फॉर्मूला इंशाल्लाह देखेंगे, ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा, ये सभी ए ओवर बी इंटू सी को लिफ्ट ना कराएं। अब हम इसको चैरिटी वाला टैक्स क्रेडिट माफ करने लगे हैं। अब्दुल्ला ये भी किताब में ज़रा डलवा दें। मिस्टर बी पेड चैरिटी ऑफ ₹15,000 टू अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम लिख सकते हैं एनपीओ, पता नहीं आपको समझ आए ना आए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके चलें जी, अब हम इसको टैक्स क्रेडिट देने लगे हैं। लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 is equal to A over B into C. Again we are facing the same challenge. The challenge here is कि अब टैक्स आपको दो नजर आ रहे हैं। एक आपको अंदर वाले कॉलम में ज्यादा वाला टैक्स नजर आ रहा है 8400, एक आपको बाहर वाले कॉलम में कम वाला टैक्स नजर आ रहा है। एंड अगेन बी में भी वही दो चैलेंज है, एक आपको ज्यादा वाली इनकम नजर आ रही है 768,000 और एक आपको कम वाली इनकम नजर आ रही है 288,000। तो अब सवाल यह है कि यहां पे ए और बी क्या लें, तो उसमें लॉ ही गाइडेंस देगा, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है ए और बी में लॉ ने गाइडेंस दी हुई है। लॉ कहता है ए और बी आपने ज्यादा वाला लेना है। असूली तौर पे कैलकुलेशन चल रही होती है तो हमें आदत है ये फिगर उठाने की, लेकिन लॉ कहता है ज्यादा वाला लेना है। ये टैक्स क्रेडिट वाला ए ओवर बी इंटू सी है, 8400 डिवाइडेड बाय एंड सी इज लोअर ऑफ जी डोनेशन 15,000 या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब अगेन आके एक और चैलेंज खड़ा हो गया कि ये टैक्सेबल इनकम कौन सी वाली लेनी है, जो 30% जिसका लगाना है सी में। उसमें लॉ मेकर ने गाइडेंस नहीं दी कौन सी लेनी है, इसमें उसने लोगों की राय है कि इसमें आप कम वाली ले लें। बस अब याद ही करना पड़ेंगी चीजें, और क्या हो सकता है। तो ए और बी ज्यादा वाला लेना है और सी इज लोअर ऑफ में कम वाला जी। फॉर ओके, इन दोनों में से लोअर 15,000 नोट कर।
आपका तो वो टाइम बच गया FR1 की क्लास है, आपने तो पढ़ के अब लुट मचा देनी है टेक्स्ट के टर्म टेस्ट में। अभी जो टाइम बच गया, पढ़ने वाला टाइम भी बचा, घर जाके रिवाइज करने वाला टाइम भी FR1 का बचा, तो वो जो टाइम बचा। ओके अच्छा जी, आप बता दें A/B इंटू C क्या जवाब आ रहा है? 164। तुम लोग ना लोगों का बेड़ा गर्क करोगे टैक्स निकालते हुए, खुदा के लिए जिंदगी में किसी का टैक्स ना निकालने बैठ जाना, बस ये पेपर पास करने के लिए लगता है पढ़े हो, यही पढ़ लो बस, ये काफ़ी है। जो चीज़ समझ नहीं आ रही होगी इसको ऐड कर देते हैं बिजनेस के न्यूमेरिकल में। चलो अभी टैक्सेबल इनकम ही बढ़ेगी ना। 2986। जो बंदा आपको फीस दे रहा होगा वो नहीं ये चाहेगा। ओके अब इसको इंग्लिश में ज़रा पढ़ लें चीज़ों को। ये कल एक बंदा मीटिंग में किसी नाम से आया हुआ था, लेट आए कौन पूछने वाला है, ये किसका नाम था? और एक चीचू की मलियां भी आया हुआ था। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ AOP। भाई ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, आप लोग फैकल्टी रूम में सवाल पूछने क्यों नहीं आते? कल आप लोग मीटिंग में कह रहे थे पता नहीं डर लगता है, फैकल्टी रूम के बाहर हमने को खड़े किए हुए बंदे खड़े किए हुए हैं जो डराते हैं अंदर नहीं जाना। वो ये आया होता है, अक्सर आया होता है। आप प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ AOP को टैक्स लगाने के बुनियादी असूल, पेज नंबर कल तक इंशाल्लाह मिल जाएगा, पेज 248। An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. An AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. पार्टनर्स अलग टैक्स देंगे, पार्टनर मुंह उधर करके टैक्स देंगे, AOP मुंह इधर करके टैक्स देगी। AOP shall be liable to pay tax separately from the partners. And where the AOP has paid the tax, and where the AOP has paid the tax, आगे इधर ही देखें, the amount received by partner of income of AOP, मेरे पे यकीन कर लें, इधर देखें, the amount received by partner from income of AOP shall be exempt from tax. ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी, कहते हैं इस पे आपने टैक्स दोबारा नहीं देना, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये एग्जेम्पशन इज नॉट लाइक एग्रीकल्चर, वरना तो फिर हम इसको ऐड करके लेस करते दोबारा, तो इज इट नॉट लाइक एग्रीकल्चर, ये अजीब सी एग्जेम्पशन है। ये एग्जेम्पशन टैक्सेबल इनकम को बढ़ा देती है फॉर रेट पर्पस, फॉर रेट बढ़ा देती है। आपको पता है वैसे तो 2,88,000 रुपए टैक्स ही नहीं बनता, 6 लाख से कम है 288,000, लेकिन इसने 288 को पकड़ा और 480 ने 288 को पकड़ के ऐसे जंगल में जाके फेंका जहां शेर ही शेर है। हालांकि 288 खुद 6 लाख से कम है, लेकिन इसने इसको पकड़ के इतना मारा कि ये बात 6 लाख से ऊपर खुद ही पहुंच गई। तो ये कुछ 480 ऐसा रोल प्ले करता है कि 288 की भी चीखें निकल जाती हैं।
तो इंग्लिश का फिक्रा जरा याद कर लें। एन एओपी इज लायबल टू पे टैक्स सेपरेटली फ्रॉम द पार्टनर्स एंड वेयर द एओपी हैज पेड द टैक्स, और जब एओपी टैक्स देके फारग हो जाए 10,000 का, द अमाउंट रिसीव्ड बाय पार्टनर आउट ऑफ इनकम ऑफ एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। लेकिन ये एग्जेम्पशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की हमने पढ़ी थी पहले। याद करें फिक्रा, एन एओपी शैल बी लायबल टू पे टैक्स सेपरेटली। इस तरह घर में रजिस्टर को आपने प्यार प्यार कर रहे होने, घर वाले परेशान हो जाए। एन एओपी shall be liable to pay tax separately from the member and where the AOP has paid the tax, and where the AOP has the amount derived by partner from AOP is exempt from tax। और फिर आपने रिप्ले करना है। इसको कल तैयार होके आइएगा, कल पढ़ेंगे इसमें। ओके, सेक्शन 88, यस्टरडे वाला नहीं, टुमारो वाला। सेक्शन 88, एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी। सेक्शन की हेडिंग ये ऐसी है कि अंग्रेजी का फिक्रा बन गया पूरा। एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी। अब हम मिस्टर बी तक जा रहे हैं। खुदा के लिए इधर ना आना, चुप, टेप लगाओ। अब हम मिस्टर बी तक जा रहे हैं। एन इंडिविजुअल इज अ पार्टनर ऑफ एओपी इफ फॉर अ टैक्स ईयर an individual has taxable income and derives share from AOP. If for a tax year an individual has taxable income and derives share from AOP, ये उंगली पहले आपकी बंद होगी घर में, एकदम ये ऐसा ऐसा खुलना शुरू होगी। and derives share from AOP, बोले if in a tax year an individual has taxable income and derives share from AOP, और AOP से शेयर डिराइव करे, जैसे कि हमारा मिस्टर बी कर रहा है। उसकी आम हालात वाली टैक्सेबल तो यही होती थी। द अमाउंट ऑफ टैक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो आप बात करें। द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। उसका टैक्स ऐसे निकलेगा, आ ओवर बा इंटू सा। ओके, नाउ व्हाट इज आबासा? आ बा एंड सा, ए ओवर बी इंटू सी करके आप इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्चुअल वाला टैक्स आप इसका इस तरह निकालेंगे। कैसे जी? A is the tax, assume amount from AOP, assume amount from AOP is chargeable. A is the tax, assume amount from AOP is chargeable. A is the tax, assume it is chargeable. तो assume कर ले बस ये chargeable है। A is the tax, assume it is chargeable, तो फिर इसको डालना पड़ेगा इसमें। फिर इस फिगर पे टैक्स निकला, वो A है 8400। तो A is the tax, assume share from AOP is, हालांकि पहले एग्जाम क्या क्या है, लेकिन अब assume कर लो चार्जेबल है। चलें जी, ग्रीन वाला हाईलाइट कर लें और ग्रीन वाला फिक्रा याद भी कर लें। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं आपको, 60 सेकंड ग्रीन वाला फिक्रा याद करने के लिए। A is the tax,
एज्यूम अमाउंट फ्रॉम एओपी इज चार्जेबल, हालांकि एग्जाम क्या है उसमें। अच्छा अल्लाह का शुक्र है बी की अंग्रेजी भी वही है। B is the taxable income. Assume amount from AOP is chargeable. As it is वही वाली अंग्रेजी हाईलाइट कर लो। What is B? Is the taxable income. Assume amount from AOP is chargeable. देखें इधर, B is the taxable income. Assume it is chargeable, तो फिर चार्जेबल इसको करना पड़ा तो फिर तो ये जमा करना पड़ेगा इसमें, तो B ये हो गया ज्यादा वाली इनकम। और C मशहूर जमाना GCPT इज द एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 288। C इज द एक्चुअल टैक्सेबल, वो जो पुरानी वाली होती थी 288। जी ए कितने? 84 और बी और सी 288 था। पेज नंबर पता नहीं कौन से ये उठाया है, 269 मिस्टर बी। ज़बानी याद करें इस ग्रीन वाले को बार बार। ए इज द टैक्स, assume amount from AOP is chargeable, and B is the taxable income, assume amount from AOP is chargeable, C is the actual taxable income. Okay, section 65, बस ये आखिरी सेक्शन में पढ़ाने लगा हूँ, फिर को बिजनेस का न्यूमेरिकल कर लेते हैं बहुत। सेक्शन 65 बच्चे नहीं आए हुए ना, तो सही रगड़ा लगे उनको। मिसलेनियस प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स क्रेडिट्स एंड पार्टनर्स ऑफ एओपी। कितनों का दोस्त नहीं आया हुआ? 1 2 3 4, ये लोग खड़े हो जाए। शर्म याद हो। अच्छा ठीक है, बैठ जाए। अब ये डिस्कशन किसके लिए होने लगी है? टैक्स क्रेडिट्स के लिए। वेयर द पार्टनर एंटाइटल टू अ, वेयर अ पर्सन यानी मिस्टर बी एंटाइटल टू अ इज अ पार्टनर ऑफ एन, द फॉलोइंग शैल अप्लाई। तो वेयर द पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, फॉलोइंग शैल अप्लाई। Component A of the formula in section 61, charity वाला component A of the formula in section 61 is, अंग्रेजी वही वाली, इस अंग्रेजी को मैं करवाने लगा हूं 100% वही वाली, ताकि घर जाके कोई अलग से काम ना करना पड़े। exempt share from AOP। अब देखते हैं इंग्लिश वही वाली बन रही है नहीं। ए इज द टैक्स, एज्यूम शेयर फ्रॉम एओपी वर चार्जेबल। बस वो इंग्लिश आपने याद करनी है, पेपर में वही लिख देनी है। बस एग्जाम की जगह बेशक शेयर फ्रॉम एओपी लिख दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अंग्रेजी वही वाली होगी, जो ऊपर याद करनी है वो नीचे चलानी है, और जो नीचे याद कर ली उसको ऊपर चला देना है। तो अब बता दें ए कौन सा वाला टैक्स लेना है, टैक्स क्रेडिट निकालते हुए, ज्यादा वाला कम वाला? ज्यादा वाला। एज्यूम इनकम इज चार्जेबल। और बी की अंग्रेजी भी वही कर लें, इन चक्रों में क्यों क्या पढ़े हम। इफ लिखा हुआ कहीं,
इफ, हाँ ये लिखा हुआ है, एज्यूम एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट क्या था, शेयर फ्रॉम एओपी। बी shall be the taxable income, assume share from AOP were, सी के बारे में खामोश है, खामोशी नीम रजामंदी नहीं, बस सी के बारे में खामोश है, तो सी इज एक्चुअल, लोअर वाला कम वाला ले लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट्स खराब करने के लिए आप बैठे हुए हो। नहीं, जब लॉ खामोश हो तो जो लोग कर रहे हैं वो कर लो, ज़्यादा बेहतर है। पहले एक जनरल रूल पढ़ें, धमाका बाद में। जनरल रूल, ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कुछ 10 दफ़ा पढ़ा हुआ है हमने। सेक्शन 61 से 63 का जो टैक्स क्रेडिट होता है, अगर वो माइनस ना हो सके तो रिफंड नहीं होता, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और पिछले साल कैरी बैक नहीं होता। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ये सेक्शन 61 वाले टैक्स क्रेडिट के लिए भी है और ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए भी है कि ना रिफंड होते हैं, ना अगले साल माइनस होते हैं, ना पिछले साल जाके माइनस होते हैं। ये जनरल रूल है। लेकिन इसकी ना इस चैप्टर में एक रिलैक्सेशन अवेलेबल है, रिलैक्सेशन, जिसे मैं एक्सेप्शन भी कह सकता हूं। तो जनरल रूल क्या है, जो टैक्स क्रेडिट माइनस नहीं हो सका उसे डेड कर दें। लेकिन आज हम इसकी क्या पढ़ने लगे हैं, रिलैक्सेशन पढ़ने लगे हैं। एक रिलैक्सेशन है, यानी फिर माइनस कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड या कुछ बोलने लगेगा, लेकिन देखते हैं वो क्या कहने लगा। सबर करें, पहले जरा देख लें। ये एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, फर्ज करें ये मिस्टर बी का न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। एओपी का टैक्स है 7, नहीं बी का टैक्स है 7 और एओपी का टैक्स है 10। एओपी को टैक्स क्रेडिट मिला अंडर सेक्शन 61 ₹9 का। जनरल रूल है कि -2 रिफंड नहीं होगा, अगले साल माइनस नहीं होगा, पिछले साल माइनस नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन मिलने लगी है, वो ये है कि ये -2 एओपी माइनस कर ले। ये -2 कौन माइनस कर ले, ये ना कहिएगा कि यहां 9 लिखा हो तो वहां 2 क्यों ले गए, थोड़ी सी अकल लगा लें। 7 - 9 2 बचा था, 2 वहां जाके माइनस कर दें। ये आप लेस करेंगे टैक्स क्रेडिट ऑफ पार्टनर, बहुत बड़ा बेनिफिट है। पार्टनर का टैक्स क्रेडिट कौन माइनस कर रहा है, लेकिन कौन सा वाला, सारा नहीं करना, जितना वो माइनस नहीं कर सका। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इन दोनों ने आपस में निकाह एग्रीमेंट करना है, इन दोनों ने आपस में एग्रीमेंट करना है। मिस्टर बी ने कहना है एओपी मैं आपके लिए तोहफा लाया हूं, एओपी ने कहना है हाँ मैं ये तोहफा लेती हूं। तो इनके लिए आपस में एग्रीमेंट अगर कर लें ये तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। ए का टैक्स क्रेडिट कौन माइनस कर लेगा, वाइस वर्सा नहीं है कि अगर एओपी माइनस नहीं कर सकेगी तो बी माइनस कर ले, इस तरह कुछ नहीं है। चलो नोट करो, स्वेटर कहाँ गया कल वाला, वो जबरदस्त था। चलो करो नोट। पढ़ पढ़ के कौन लुट मचा रहा है, 1 2 और कोई नहीं, 3 4 खड़े हो जाओ, टर्नओवर की डेफिनेशन सुनाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, टर्नओवर की डेफिनेशन सुनाओ। और कौन पढ़ पढ़ के लुट मचा रहा है, यार रिकॉर्डिंग बंद करा दो, टर्नओवर की डेफिनेशन लिखें, छोड़ें लिखना, टर्नओवर की डेफिनेशन लिखें सारे।
बंद कराओ यार रिकॉर्डिंग। भाई तूने पूरी लिख ली होगी, दिखा। हमें तो कहा ही नहीं था लिखने को, हमें कहते तो लिखते हम हैं। कि कितने लोग लिख रहे थे? 1, 1.5, पौने 2, बस। लकीर के फकीर कहते हैं इसको, तो जितना जिसको कहा उतना करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। हमें तो कहा ही नहीं था, हमारा तो पेपर ही नहीं, वो तो बबलूज का पेपर है जो उधर बैठे हुए हैं। ओके, वो बबलूज के हालात भी देखा हूँ, बता दूं आपको, शर्म सी आवे, आप लोगों ने उससे मिलना भी होगा बाद में, रहने दें। अच्छा, अब मोहतरम वेयर द पर्सन इज अ पार्टनर ऑफ एन एओपी, जहां एक बंदा एओपी का क्या है, एनी एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस कितने, 2, एनी एक्सेस क्रेडिट मे बी माइनस बाय एओपी, क्लेम का मतलब माइनस, मे बी माइनस बाय एओपी फॉर अवेलिंग दिस बेनिफिट, ये फायदा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, निकाह करें आपस में, द पार्टनर एंड द एओपी शुड एग्री, ये दोनों आपस में एग्री करें, इन राइटिंग, गवाहों की मौजूदगी जरूरी नहीं, इन राइटिंग, एंड एग्रीमेंट मस्ट भी जमा कराया जाएगा एओपी की रिटर्न के साथ। एओपी की रिटर्न के साथ क्या जमा कराया जाएगा, एग्रीमेंट। वैसे इसमें लगे हाथों मिस्टर ए को भी फायदा हो गया, ये तो बी था ना, ए को भी फायदा हो गया, उसको भी थोड़ा टैक्स माफ हो गया, क्योंकि ओवरऑल तो टैक्स एओपी को माफ हुआ है ना। चलें छोड़ें इस बात। तो इस बेनिफिट के लेने के लिए पार्टनर और एओपी को क्या करना चाहिए, आपस में एग्री करना चाहिए। और दूसरी शर्त, एओपी अपनी रिटर्न के साथ ये माहिदा जमा करवाएगी, ये माहिदा जमा करवाएगी, फिर इजाजत मिलेगी, वरना इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है जी, इट्स ओवर। अब वो निकाल लें इसी चैप्टर में, न्यूमेरिकल, पेज 277। वैसे ये इसका सोल्यूशन है, अगर किसी ने तस्वीर खींचनी है, मैंने दूसरी क्लास में नोट किया था। एहतियातन ऐसे ही ज़रा तस्वीर खींच लें, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। पेज कौन सा है, 277। एंड पे असल में आप लोग निकल रहे होते हैं ना, तो उस वक्त कोई तस्वीर नहीं खींचने देता। चलें जी, शुरू करते हैं हम सवाल। जी, बाकिर एंड असद आर पार्टनर्स ऑफ एन एओपी and share profits and losses in the ratio of 3:2 respectively. Following information has been extracted from Bakir and Asad profit and loss for the year ended 31 December 15. सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड सेल 30 मिलियन है, 30 मिलियन है, 30 मिलियन है सेल, 100 मिलियन से कम है, बिल्कुल। तो आज के बाद सवालों का ऐसे भी सोचना होगा कि इस पे सेक्शन 113 नहीं लगेगा, सेक्शन 113 विल नॉट अप्लाई। आज के बाद सवालों को ऐसे भी देखना होगा, सेक्शन 113 विल नॉट अप्लाई। दो तरीके से टैक्स निकालेंगे, एक तरीके से नॉर्मल तरीके से टैक्स निकालेंगे, या सेल का 1.25% भी लगाएंगे। क्या ये गरीब बंदे हैं, अमीर बंदे हैं? गरीब बंदे हैं, क्योंकि साल की सेल 100 मिलियन से कम है, सिर्फ 30 मिलियन सेल है इनके साल की। ओके, अच्छा, अगला सवाल है जी, इनका ईयर एंड है 31 दिसंबर 15। ये कौन सा साल है? एक्सेलेंट, ये टैक्स ईयर 2016 है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर किसी का स्पेशल टैक्स ईयर हो तो वो शुरू होगा 1 जनवरी 15 को और एंड होगा 31/12/15 को। मुझे कैसे स्टार्टिंग डेट पता चली? एंडिंग डेट सवाल ने बता दिया। इसका ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो ईयर शुरू कब हुआ होगा? 1 जनवरी। मैंने एक हिंट दिया था कि क्लोजिंग डेट के बाद 30 जून सोचना है कौन सा है। क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर 15। इसके बाद कौन सा 30 जून है? इसलिए ये सवाल पेपर में पहली दफा हमें आया ऐसा स्पेशल टैक्स ईयर 2016 का सवाल है ये। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। चलें जी, नोट कर लें, ये स्पेशल टैक्स ईयर 2016 है। शायद इस अटेम्प्ट में कोई ओवर एफिशिएंट बच्चे थे, उन्होंने पढ़ा कि ये डाटा 15 का है और रिक्वायरमेंट 16 के साल की है, तो वो नोट दे आए कि रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ 16 एंड डाटा इज़ ऑफ 15, सो नो नीड टू सॉल्व। लेकिन रिक्वायरमेंट में 16 से मुराद है, टैक्स ईयर 16 का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
अच्छा, ये ना कल कल सवाल में ना जो डेटा दिया हुआ था वो एओपी की बिजनेस इनकम उसने दी हुई थी। ये देखें, कल के सवाल में एओपी की बिजनेस इनकम उसने दी हुई थी। आज इतने से काम से गुजारा नहीं चलेगा, आज इतना सा काम करना पड़ेगा, एओपी के लिए भी सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एओपी की बिजनेस इनकम दे रहे हैं या एओपी के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स दे रहे हैं। अब उल्टाना लेस करना वो सारा बिजनेस के चैप्टर की तरह उसी तरह होगा। तो आज हमें टाइम लग जाएगा सारा सिर्फ एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे। कल इंशाल्लाह हम बाकी और असद का सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ मैं इतना सा काम करूंगा, कल ये वाला काम भी करेंगे, ये वाला काम भी करेंगे। आज सिर्फ एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा न्यूमेरिकल? जो बिजनेस के चैप्टर में रूल पढ़े हुए हैं जी। प्रॉफिट कितने भाई? 5800। एक चीज में बस मुझे मसला नजर आ रहा है, 9,80,000 का टोटल इंटरेस्ट है, इसमें से कुछ इंटरेस्ट लीज एसेट का है, तो ली लेस कर देंगे। हाँ, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए लीज वालों का इंटरेस्ट जो है अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिया हुआ है, इसको और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को उल्टा के लीज रेंटल माइनस कर देंगे। तो चलें जी, लेट स्टार्ट। 5800 से शुरू करें। वर्किंग वन, अगले सफ़े से पहला सफ़ा छोड़ दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी की बताएं जी, प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज़ इन 1000। इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी और कुछ चीज़ें लेस होंगी। इंटरेस्ट ऑन लीज बोलें जी, छोड़ें। ओ यार आप लोग छोड़ो करें, आ जाएगा करें, बड़ी बात है। पेज 462 नहीं, फिगर है 462। इंटरेस्ट ऑन लीज 462, इंटरेस्ट ऑन लीज। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल हमने माइनस करने हैं। अब तो ये बात इतनी है कि रात को ख्वाब में भी कई दफ़ा आ जाती है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दो। इसमें ये बात इतनी दफ़ा इसलिए करनी पड़ी है कि आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई लीज की। एडिशनल इंफॉर्मेशन, खर्चों में पड़ी है एक चीज़ें, एक बार याद रखिएगा। कल भी मैंने ऐसी डिस्कशन में लाइन खींची थी ऐसे, कल जो टेस्ट की डिस्कशन हमने की है, तो खर्चों में ये खर्चा पड़ा हुआ है, तो जाहिर बात है फिर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए माइनस हो चुका हुआ है। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग स्टॉक, अच्छा एक बात याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने की इजाज़त इस वजह से नहीं है कि वो एक अंदाज़ा है, इसी तरह ये भी एक अंदाज़ा है। प्रोविजन अंदाज़ा है कि स्टॉक गल सड़ गया, अंदाजे टैक्स वाले में माइनस नहीं करने देते। इस बुनियाद पर अकाउंटिंग वालों ने माइनस कर लिया है, टैक्स वाले कहेंगे हम आपको माइनस नहीं करने देंगे, तो नॉट अलाउड को सजा देने के लिए फिर ऐड करें ताकि प्रॉफिट बढ़े और टैक्स आपका बढ़े। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जैसे नॉट अलाउड है, वैसे ही ये वाली प्रोविजन भी नॉट अलाउड है जी। अमाउंट 75, इसकी जगह कोई एक्चुअल स्टॉक जला होता वो फिर शायद माइनस करने की इजाजत होती, लेकिन ये तो अंदाजा है, अभी सिर्फ अंदाजे नहीं माइनस करना देता। जल्दी करें ना, जल्दी करें, क्या some are not noting it down। एसी स्लो करवा दें भाईजान, एसी का टेम्परेचर तेज कर दें। आगे जी, यार खर्चों में एक खर्चा पड़ा हुआ है 2,60,000 का किराया है कोई, ये किराया मोमिन गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी को हमने दिया है, लेकिन ये पेमेंट कैश में हो गई है। तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर में सेक्शन 21 में जाके ये पढ़ा था कि पॉइंट एल में पेज नंबर 130 पे कि बिजली के बिल और फ्रेट वगैरह कैश में पे करने की इजाज़त है। आ जाए, इसलिए ये ख़र्चा कैश में पे हो गया, कोई मसला नहीं, ना इसका टोटल देखना है ना इसकी इंडिविजुअल पेमेंट्स देखनी है, बस ये ख़र्चा अलाउड है। तो हमने माइनस कर लिया हुआ था, टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया आपने माइनस कर लिया, हमें इस पर एतराज़ नहीं है, तो फ्रेट अलाउड है।
एडमिन और सेलिंग के खर्चों में पड़ी हुई है। पड़े होने का मतलब है प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये फिगरें माइनस हो चुकी हुई हैं। ऐड करेंगे या नहीं करेंगे वो तो सवाल देख के पता चलेगा कि ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। खुदा के लिए इतनी सी लाइन जो है वो पढ़ के अगर आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं ऐड करेंगे, तो मैं जा रहा हूं, आप लोग खुद पढ़ लें। तो पॉइंट 1, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का बोनस, पार्टनर का सर्फ एक्सल। भाई ये पार्टनर को पेमेंट्स हैं, पार्टनर को पेमेंट्स बिज। ये कौन गया उस क्लास से बाहर, बंदा जूते मारे उतार के। अच्छा हील वाले मंगवा लेते हैं। अच्छा अब मोहतरम सवाल ये होगा कि पार्टनर को की गई पेमेंट्स बिजनेस का खर्चा नहीं है। ये मैंने आपको कहा था चैप्टर 12 में पढ़ाऊंगा, और जिंदगी ने देखे हमारा साथ दिया। मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं। ये देखें चैप्टर 12 में हमने कहा था कि पॉइंट जे को पढ़ेंगे। एनी इंटरेस्ट, एनी ब्रोकरेज, एनी कमीशन, एनी सैलरी, एनी रिमोनरेशन, कोई भी पैसे पेड बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को जो मर्जी पैसे पे करे, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। वाजे उसने लिखा हुआ है सैलरीज के बारे में, बाकी चीजों के बारे में वाजे। कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट कर दे तो ये ओनर है बिजनेस के, एम्प्लॉयज नहीं है, तो इनको दी गई पेमेंट्स बिजनेस का खर्चा नहीं हो सकती। तो सेक्शन 21 कहता है नॉट अलाउड है, और हमारा सवाल कहता है मैंने खर्चे में डाल दिया है। सेक्शन 21 कहता है नॉट अलाउड है, हमारा सवाल कहता है मैंने खर्चे में डाल दिया है। तो प्रॉफिट तक माइनस हो चुका हुआ है, टैक्स वाले कहेंगे माइनस करने की इजाज़त नहीं है, तो इसको ऐड कर दो। ये जो पार्टनर को पेमेंट्स है ना, इसे मैं डिफरेंट कलर की बॉल पॉइंट से नोट करने लगा हूँ। द रीज़न इसके साथ कुछ करना है कल, इसलिए पूरी रो में देखें कोई डिफरेंट कलर की कोई पेंसिल है। सैलरी बताएं जी बाकिर की, कॉन्सेप्ट समझ लें फिर बॉल पॉइंट चेंज कर लीजिएगा। 100 है बाकिर की, और असद की सैलरी चलें जी नोट कर लें। इस गए गुजरे ज़माने में आपको नेक दोस्त की सोहबत मिल जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। वो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं नेक अमाल की तरफ। ओके चलें जी आगे। पॉइंट नंबर 3, a man is known by the company he keeps। चलें जी पॉइंट 3 पढ़ें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन है 6 लाख रुपया। मोबाइल तो बाद में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 6 लाख रुपया। इट रिलेट्स टू अ कार एक्वायर्ड ऑन लीज ऑन साल का पहला दिन फॉर 3 मिलियन। अच्छा ये गाड़ी की कॉस्ट को अभी अच्छा इसको ना सवाल से काट दें, इसका कुछ एक इसकी भी छोटी सी डिस्कशन है, वो मैं फिर कभी करूँगा। इसको ज़रा काट दें सवाल से, ऐसे डिलीट कर दें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बोलें जी कितनी है? 6 लाख। इट रिलेट्स टू अ कार एक्वायर्ड ऑन लीज, ये लीज वाली गाड़ी की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। शुक्र है इंटरेस्ट हम पहले ही ऐड कर चुके हैं, इसने साथ ही लगे हाथों हमें डेप्रिसिएशन भी दे दी। ओए डेप्रिसिएशन खर्चों में डल चुकी है। एक बार याद रखिए जो चीज़ खर्चों में डल चुकी होगी एग्जैक्ट उसी अमाउंट से आपको उल्टानी पड़ेगी। इंक्लूड है 6 लाख, तो खर्चों में डलने की वजह से ये 6 लाख माइनस हो चुका है। टैक्स वाले कहेंगे ये माइनस करने की इजाज़त नहीं है, तो इसको उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 6 लाख, तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन
और अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट उल्टा कर माइनस कर देंगे हम रेंटल। ये मैंने ग्रीन हाइलाइटर से आपको लीज की एडजस्टमेंट शो कर दी। अकाउंटिंग वालों का इंटरेस्ट और अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टा के हम माइनस कर देंगे लीज रेंटल। लेस अब मैंने बना लिया ना, नीचे जगह नहीं है, इधर साइड पे ही मैंने बना लिया लेस, वरना अगर ऐसे करके फिर एंड पे लेस बनाना वो भी आपकी मर्जी है, आप लोग तो एंड पे ही बनाएंगे। ओके, अगली लाइन पढ़ें जी। हाँ जी, कितना रेंटल माइनस करेंगे, कितना रेंटल माइनस करेंगे? सेक्शन 28 से पूछ लेते हैं कितना रेंटल माइनस करेंगे। सेक्शन 28 कहते हैं कि लीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रेंटल माइनस करने दूंगा। सेक्शन 28 कहते हैं मैं आपको रेंटल माइनस करने दूंगा। लीज रेंटल पेड बाय अ पर्सन फॉर एसेट यूज्ड इन बिजनेस वाला, सिर्फ बिजनेस यूज वाला रेंटल माइनस करने दूंगा, सारा रेंटल माइनस नहीं करने दूंगा। तो इस बुनियाद पर मुझे बताएं टोटल रेंटल कितने? व्हीकल 70% कहाँ यूज हो रही है? 30% पर्सनल। तो कितना माइनस करने देंगे टैक्स वाले? 70%। रेंटल कितने? पूरा माइनस कर लें, पूरा माइनस कर लें या अंदर ले आएं? अंदर लाके फेंटी फूंटी मार के, ये फेंटी हो गई, ये फूंटी हो गई, कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इसके साथ भी, क्योंकि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को उल्टाया जा रहा है और रेंटल को ग्रीन सिग्नल देके माइनस किया जा रहा है। कुछ बच्चों के जहन में सवाल आता है कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट को भी 70-30% करना है या नहीं करना। तो उसका जवाब सुन लें। जब एक चीज़ आपने निकाल ही देनी है प्रॉफिट एंड लॉस से, तो फिर आपकी बला से कि वो 70% है या 30% है। असल में अकाउंटेंट ने एग्जैक्ट 462 और 600 यहां तक माइनस कर दिया हुआ। जब आप उसे ऐड करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि वो ओवरऑल नलीफाई हो गया आपकी कैलकुलेशन से, बिल्कुल गायब हो गया, उसके असरात ही कोई नहीं है अब इधर, उसके असरात ही कोई नहीं है इधर। अब वो फिगर हमारी बला से कि अकाउंटेंट ने ये डेप्सियन 100% रिकॉर्ड की हुई थी या 70% डेप्सियन रिकॉर्ड की हुई थी, हमारी बला से कि अकाउंटेंट ने जितनी मर्जी डेप्सियन रिकॉर्ड की हुई थी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस चीज को हमने निकाल ही देना है उसमें सोचने की जरूरत नहीं कि वो चीज कितनी थी, क्या थी, इसको तो निकाल के हमने डस्टबिन में फेंक देना है, इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कितनी थी। जैसे बिरयानी की देग हो, अब उसके अंदर से आपने स्टार फिश ब्लैक वाली निकालनी हो, या बिरयानी के देग के अंदर खुदा ना खास्ता कोई हेयर चला जाए, बाल चला जाए, अब आपने उसको निकालना है, तो अब निकालते हुए ये ना सोचें वो 2 फुट का, 4 फुट का, 6 फुट का, बस जब निकाल ही देना है तो बात ही खत्म हुई। हाँ, अब जब बिरयानी के देग में आपने डालनी है टांग वाली बोटी अपने लिए अलग करके, तो वो जो बिरयानी में आपने बोटी डालनी है टांग वाली, उसको देखा जाएगा कि वो जो है वो टांग वाली है या गर्दन वाली है, वो डिपेंड करता है। इसलिए जो चीज आपने उल्टा देनी है तो उसमें यह ना सोचें कि अकाउंटेंट ने कितनी रिकॉर्ड की थी। जब मैं उल्टा ही रहा हूं सारी, तो अकाउंटेंट ने फिर गलत रिकॉर्ड की थी या सही रिकॉर्ड की थी। 100% भी अकाउंटेंट ने डेप्सियन रिकॉर्ड किया तो मैं उल्टा ही रहा हूं, उसका इफेक्ट खत्म हो जाने। अगर अकाउंटेंट ने 70% डेप्सियन रिकॉर्ड की थी तो भी मैं उल्टा ही रहा हूं। उल्टाते हुए ज्यादा अकल नहीं लगानी, बस जो पढ़ी है उसको उल्टा देना। रिकॉर्ड करते हुए टैक्स रूल्स जहन में सोचने हैं।
तो अगर ये 70% डेप्रिसिएशन है तो वो मैंने उल्टा दिया, 100% डेप्रिसिएशन है तो वो मैंने उल्टा दिया। यहाँ तक पहुँचते हुए बस 6 लाख माइनस हो चुका हुआ था, यहाँ तक पहुँचते हुए 6 लाख माइनस हो चुका हुआ था खर्चों में पड़े होने की वजह से। अब वो 6 लाख मेरी बुला से जितना मर्जी था, मैंने तो उल्टा ही दिया, एग्जैक्ट 600 माइनस हो चुका था, एग्जैक्ट 600 ऐड कर दिया, तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो है इसका। अब वो सही था गलत था हमारी बुला से, मैंने तो उल्टा दिया उसको। आगे बढ़े। अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन ऑफ 6 लाख। पहले तो यार उल्टाएं, पहले तो इसको उल्टाएं ना, कैपिटल गेन इनकम को पहले तो उल्टाएं, बाकी चीज़ें बाद में हैं कि फिर उसमें डालना कहाँ है और क्या करना है, रिक्लासिफिकेशन बाद में है। हमने ये पढ़ा था बिजनेस के चैप्टर में रूल कि कई दफ़ा अदर इनकम में ऐसी इनकम्स पड़ी होती हैं जिन पे हमें गुस्सा चढ़ जाता है। इनकम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इनकम, गेन ऑन शेयर्स, स्टेप 1 नंबर। निकालने की जरूरत नहीं, मैं दिखा रहा था, जो दिखता है वो बिकता है। ऑल दीज विल बी डिडक्टेड, इन सबको उल्टा देंगे, डिडक्ट कर देंगे, स्टेप 1। और स्टेप 2 दिस विल बी रिक्लासिफाइड एज पर टैक्स रूल्स के मुताबिक इनको रिक्लासिफाई, उल्टाते हुए नहीं सोचना ज्यादा, रिक्लासिफाई करते हुए हेडसेट सोच लेंगे। फिर जितना पढ़े वैसे उतना उल्टाएं बस। पढ़ा कितने कैपिटल गेन इनकम में, अदर इनकम में पढ़े होने की वजह से प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ये फिगर ऐड हो चुकी है, तो ऐड हुई फिगर को उल्टा दें, ट्राई करें। ऐड की आवाज आई थी हल्की सी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन उल्टाएं जी, कितनी 600 उल्टा दें। और इसको ना लगे हाथों साथ ही रिक्लासिफाई कर दें। वो लकीली बिजनेस का न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया, अब डेटा ही कोई नहीं है और, तो इसको लगे हाथों ना साथ ही वर्किंग टू भी मैं खोल लेता हूँ। आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, हमारे मेहमान आ रहे हैं। वर्किंग टू इनकम फ्रॉम, इसे कहते हैं रिक्लासिफाई करना। यहां से निकाल के, जैसे कल टेस्ट की डिस्कशन में एग्रीकल्चर इनकम को माइनस किया था और माइनस करके फेस पे लाके ऐड कर दिया था। जिनसे बात हो रही थी उनको पता है, बाकी तो उस वक्त तीतर और बटेर बेच रहे थे। वेल दे वर बिजी इन देयर एनी स्टफ। कैलकुलेटर पकड़े, साथ वाले का टोटल्स कर लें। Hey man, where are you? Oh, came back. We were in search of you. 6437. चलें जी, ये एओपी का न्यूमेरिकल हमारा खत्म हुआ। इसका टैक्स कैलकुलेट कर लें। टैक्स ये 6437 और 600 ने बड़ा तंग किया हमें। कल तो 6437 और 600 की जगह 8 लाख दिया हुआ था एज इट इज, तो कल तो ये एज इट इज दिया हुआ था, आज तो इस एओपी के न्यूमेरिकल नहीं जान ले ली। कैमरा उधर रखो, उधर रखा हुआ। चलो जी आ जाओ इधर। बाकिर एंड असद एओपी, ये हो गई हेडिंग। इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2016, स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर। जी बताएं जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? रुपीज इन 1000, 6437। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेपरेट ब्लॉक नहीं, पर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। नॉर्मल टैक्स रीजन जी 600,
मोहतरम थोड़ी सी प्रोसेसिंग स्लो हो गई ज़रा आपकी, हम पहुंच चुके थे तब। और मैंने आपको बताना था ट्रांसपोजिशन एरर क्या होती है और उसको सही कैसे करते हैं। 703 अच्छा जी, आप बता दें जी, टेबल 1 लगा के इस पे टैक्स कितना बनता है। ऐसे देख रहे हैं जैसे खुद बाहर निकलेगा। टेबल 1 में आखिरी सीरियल लगेगा इस पे 6 मिलियन से ज़्यादा कमा रहा है ये। 1330 प्लस 1693 वो ज़्यादा हो जाएगा इस पे टैक्स पे, जरा ब्रेक लगा दें कहीं। 1693। ये कुतब कौन था कल? कुतब इररिलेवेंट मैसेज इतने ज़्यादा कर रहा था। खाना कब शुरू होगा, मीटिंग कब ख़त्म होगी, खाना कब शुरू होगा। कुतब, चलो खैर है। 1693 क्लियर। अब मोहतरम ये किसका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया? एओपी का। कल किसका सॉल्व होगा? बाकिर का और असद का, अगर डाटा दिया हुआ बाकिर का और असद का सॉल्व होगा। अच्छा, अब आप मुझे ये तो नोट कर लें। अब आप हजरात मुझे बस ये दो छोटे छोटे जो थ्योरी के सवाल हैं इनका जवाब बता दें। पेज 251। बबलू नाम से जो भाई थे मीटिंग में, वो प्लीज़ तशरीफ़ लाइएगा क्लास के बाद, मैंने उनको बुलाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्कस द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग सिचुएशन। फरहान रिसीव्ड 960 एज हिज शेयर फ्रॉम एओपी। ये जो 960 है ना, देखें इधर, ये कोई इस टाइप की चीज़ है जैसे 480 था, ठीक है जी। तो फरहान ने 960 लिया एज अ शेयर फ्रॉम, ही ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये इसकी जाती इनकम होगी। ही ऑल्सो अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसने अदर सोर्स टाइप भी कोई चीज खुद कमाई है, खुद अदर सोर्स कमाई है और एओपी से शेयर मिला है। खुद अदर सोर्स कमाई है और एओपी से शेयर मिला है। अच्छा, अब अगला सवाल। अगला सवाल मेरा ये है आपसे, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि अदर सोर्स का डाटा नहीं दिया उसने, तो न्यूमेरिकल तो सॉल्व हो नहीं सकता। अब सवाल है ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफली डिस्कस। नईम साहब से लेके दे दें। हाँ, ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफली डिस्कस करना है आपने, डिस्कशन करनी है। मेरा सवाल आपको सिर्फ ये था, आप हजरात जाते जाते अच्छे अच्छे बच्चे ये बता दें कि सेक्शन 92 लिख के आएंगे या सेक्शन 88 लिख के आएंगे। 92 की हेडिंग है बुनियादी असूल ऑफ टैक्सेशन ऑफ एओपी और 88 की हेडिंग है पार्टनर अगर मेंबर हो फर्म का तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। अब देखें, एओपी की बात ही नहीं करा, उसकी सुई फरहान पे अड़ी हुई है। शुरू करते हैं फरहान से। फरहान रिसीव 9,60,000। फरहान अर्न इनकम फ्रॉम अदर सोर्स।
तो उसकी सुई तो फरहान पे अड़ी है रे। तो आप बता दें फरहान की टैक्सेशन की बात करें या एओपी की? तो इसके जवाब में क्या लिख के आएंगे? सिर्फ सेक्शन 8। सारा डिस्कस करेंगे या ब्रीफली? सारा ही कर दीजिएगा, उसमें से मुझे पता है वो ब्रीफ ही आप लिखते हैं। आप लोगों ने सारा करना होता है, वो ब्रीफ फिर खुद ही हो जाता है। अच्छा हाँ दो ब्रीफली, जैसे जो बड़ा होल्ड है ना चीज़ के ऊपर, उसमें मुझे ब्रीफली लिख के आ रहे होंगे, ज़ाया ना करें। क्वेश्चन 4 का है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द रूल्स रिलेटिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एओपी। ये तो चैप्टर 4 का सवाल है, एओपी कब रेजिडेंट बनती है, फुल स्टॉप। ऑल्सो एक्सप्लेन कि खाला जी बैंगन कैसे बनाती है। ऑल्सो एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ in the hands of AOP and in the hands of members। आपने AOP की इनकम की टैक्सेशन बतानी है इन द हैंड्स ऑफ फर्म एंड इन द हैंड्स ऑफ मेंबर्स। इन द हैंड्स ऑफ फर्म जो 8,10,000 टाइप की चीजें थी, इन द हैंड्स ऑफ फर्म ये वाली जो चीजें हैं, एंड इन द हैंड्स ऑफ, तो ये सेक्शन 92 है, ये सेक्शन 88 है। आज पीयू ले जाएं साथ वाले को, ग्राउंड पे बिठा के ना पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं उसको, पढ़ता रहे पढ़ पढ़ के लुट मचा दें। करीबी मस्जिदें भी हैं उधर, नमाज के लिए भी चले जाएं तो लुट मचा दें यार। ये कोई किसी तरह दिसंबर जनवरी फरवरी मोबाइल को ना, मैं सीरियसली बताऊं, इसको ना आप लोग ये पकड़ के ना फेंक दें, मोबाइल फेंक दें, फारग कर दें, इसको फारग कर दें, बिल्कुल फारग कर दें, इस जान छुड़ा लें, इससे जान छुड़ा लें। मैंने नीचे वाली चीज़ छुड़ाई थी, आप ऊपर वाली चीज़ से जान छुड़ा लें, ठीक है? आप मेरे से भी आगे जाएं, लकीर के फ़कीर ना बने। अच्छा चलें, अब कुछ बंदे चाहिए मुझे, कम से कम कुछ 10 बंदे चाहिए इधर से और 5-5 हाइब्रिड से, जो मोबाइल की कुर्बानी दें, 2-2.5 महीने मोबाइल की कुर्बानी दें, पक्के बंदे, पक्के, फिर रहेंगे नहीं बात से। मैं सीरियसली, बंदे पूरे करें। 10 इधर से खड़े हो जाएं। 10 यू आर सॉरी, 10 बंदे, 10, एक मोबाइल आ गया, एक मोबाइल, एक 10 पूरे करें, 10, 2 मोबाइल हो गए, 2 मोबाइल हो गए, 3 रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, 4 कैलकुलेट